हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज आपके समक्ष यह चर्चा करूंगा कि मनुष्य ध्वनि को किस प्रकार सुनता है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अंग हैं, उसी तरह से सुनने के लिए भी हमारे शरीर में एक विशेष अंग है जिसे हम कर्ण कहते हैं या कान कहते हैं। तो आज हम यह जानेंगे कि मानव कर्ण या मनुष्य का कान जो होता है उसकी संरचना क्या होती है और वह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मानव कर्ण या मनुष्य के कान का क्या कार्य है। तो इसके दो कार्य हैं। सबसे पहला कार्य तो है कि हमें सुनने में सक्षम बनाता है। इसके कारण हम किसी चीज को, किसी ध्वनि को सुन सकते हैं। मतलब यह हमें सुनने में सक्षम बनाता है, ध्वनि को सुनने में सक्षम बनाता है। ये हमारी कान की पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, मतलब बॉडी बैलेंस और हियरिंग, यह दो इसके मुख्य कार्य हैं। मानव कर्ण के, मनुष्य के कान के दो कार्य हैं कि हमें ध्वनि को सुनने में सक्षम बनाता है, पहला कार्य, और दूसरा कार्य है कि हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यह मानव कर्ण मनुष्य के शरीर में एक संवेदनशील युक्ति है, एक संवेदनशील अंग है, और यह हमें ध्वनि को सुनने में सक्षम बनाती है और साथ ही साथ शरीर के संतुलन को यह बनाए रखती है। ये मानव कार्य की दो विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे मानव कर्ण की संरचना। तो मनुष्य के कान को या मनुष्य के कर्ण को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम बाहरी भाग या बाह्य कर्ण भी कह सकते हैं। एक हो गया बाहरी भाग, दूसरा होता है इसमें मध्य भाग या मध्य कर्ण भी उसे कहते हैं, मध्य कर्ण, और तीसरा होता है आंतरिक कर्ण। तीसरा हो गया आंतरिक कर्ण। तो कर्ण को या कान को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया बाह्य कर्ण या बाहरी कर्ण, दूसरा हो गया मध्य कर्ण, और तीसरा हो गया आंतरिक कर्ण। अब मनुष्य के कर्ण को इन तीन भागों में बांटने के बाद हम इसकी संरचना और कार्य को देखेंगे। बाहरी भाग में मुख्यतः दो अंग आते हैं, या कह सकते हैं बाह्य कर्ण में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है कर्ण पल्लव, एक हो गया कर्ण पल्लव, और दूसरा श्रवण नलिका, दूसरा हो गया श्रवण नलिका। तो प्यारे बच्चों, मैंने मानव कर्ण को यहां तीन भागों में बांटा। एक हो गया बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण, और तीसरा आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण को पुनः हम कह सकते हैं कि बाह्य कर्ण में दो भाग होते हैं। एक होता है कर्ण पल्लव, जो हमारे कान के का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं। यह हो गया कर्ण पल्लव, और दूसरा हो गया श्रवण नालिका। ये हमारा कर्ण पल्लव है और यह श्रवण नालिका है। बच्चों, यदि हम इस कीप को देखें, इस कीप को ध्यान पूर्वक देखें, तो हम बाहरी कर्ण की तुलना इस कीप से कर सकते हैं। इस कीप को यदि इस तरह से रखें तो ये जो भाग है, जो गोलाकार भाग है, इसे हम कर्ण पल्लव कह सकते हैं, और ये जो नली है इसे हम श्रवण नलिका कह सकते हैं। तो इस कीप से हम बाहरी कर्ण की तुलना कर सकते हैं। ये कर्ण पल्लव का क्या कार्य है? कर्ण पल्लव का कार्य है कि अपने परिवेश से, अपने आसपास से ध्वनि को संग्रह करना, ध्वनि का संग्रह। ये कर्ण पल्लव का कार्य हो गया, ध्वनि को संग्रह करना। ये अपने आसपास से क्या करता है? ध्वनि को संग्रह करता है। इस तरह की रचना है, आसपास से चारों तरफ से ध्वनि जो है इसमें प्रवेश करती है। ये मैं बता देता हूं कि यह कर्ण पल्लव जो है ये स्तनधारियों की मुख्य विशेषता है। जीवों में यह स्तनधारियों में पाई जाती है, दूसरे जीवों में कर्ण पल्लव विकसित नहीं होती। तो कर्ण पल्लव स्तनधारियों में पाई जाती है और इसका कार्य क्या है? ध्वनि का संग्रह करना। हम शाकाहारी जीवों को, हिरण को आदि को देखते हैं कि इनके कर्ण पल्लव जो होते हैं वह
चारों तरफ घूम सकते हैं, मतलब वो खतरे का आभास होने पर वह चारों तरह की ध्वनि को संग्रहित करते हैं अपने कान में और इस क्रम में वो अपने कान को चारों तरफ घुमाते हैं। ऐसा हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा शाकाहारी जीव करते हैं, क्योंकि उनको खतरा ज्यादा रहता है और उस खतरे से बचने के लिए उनके शरीर में इस तरह की व्यवस्था होती है, इस तरह की अनुकूलता होती है। तो यह हमारा हो गया कर्णपल्लव, जिसका कार्य हो गया ध्वनि का संग्रह। यह ध्वनि को संग्रह करता है और ध्वनि को संग्रह कर यह कहाँ भेज देता है, इस श्रवण नालिका में ध्वनि को भेज देता है। ध्वनि चली गया श्रवण नालिका में। यदि हम यह इस चीज को यहाँ पर रखें तो यह जो गोलाकार भाग है यह कर्णपल्लव हो गया, जो ध्वनि को संग्रह करता है और ध्वनि को संग्रह कर क्या करता है, इस नली में भेज देता है। अब इस नली के अंत में, यहाँ पर इस नली के अंत में, यह नली जहां समाप्त होती है, यहाँ पर एक तनी हुई झिल्ली के समान एक रचना होती है। तनी हुई झिल्ली के समान एक रचना होती है। इसे हम लोग ईयर ड्रम, कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली भी कहते हैं। यहाँ पर झिल्ली के समान तनी हुई एक रचना होती है। यदि यहाँ पर हम लोग गुब्बारे के टुकड़े को बांध दें तो एक तरह से वह रचना तैयार हो सकती है। तो यहाँ पर एक तनी हुई झिल्ली के समान रचना होती है। इस रचना को हम कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली या उसे ही अंग्रेजी में हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो जब ध्वनि यहाँ से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद यह कहाँ आती है, कर्णपटह में या कर्णपटह झिल्ली में आती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ध्वनि खुद एक स्थान से दूसरे स्थान जाती नहीं है, यह माध्यम से होकर संचरित होती है और माध्यम के कण जो होते हैं वह कंपन करते हुए अपने कंपन को बगल वाले कण में, फिर उसके बगल वाले कण में, और इस तरह कंपन के माध्यम से यह ध्वनि जो है वह संचरित होती है। तो यह हम जानते हैं। तो ध्वनि जब इधर से जाती है यानी कि माध्यम के कणों में कंपन हो रहा है और यह माध्यम के कण कंपन करते हुए कहाँ टकराते हैं, तो यहाँ पर टकराते हैं, यानी कर्णपटह या हमारे ईयर ड्रम में टकराते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और हम गहराई से जाने तो हम जानते हैं कि ये जो माध्यम के कणों में कंपन होता है तो इस कंपन के कारण संपीड़न और विरलन बनता है। संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। संपीड़न क्या हो गया, जब ध्वनि के कण या माध्यम के कण जब पास पास आ जाते हैं तो उस स्थिति को हम संपीड़न कहते हैं, और जब माध्यम के कण दूर दूर चले जाते हैं तो उस स्थिति को हम विरलन कहते हैं। या इसी चीज को हम कह सकते हैं कि कणों के कंपन के द्वारा ध्वनि जो है आगे बढ़ती है, या संपीड़न या विरलन के रूप में ध्वनि आगे बढ़ती है। तो जब संपीड़न वो यहाँ पर टकराता है ईयर ड्रम में या कर्णपटह झिल्ली में, तो क्या होता है, इस कर्णपटह झिल्ली को वह आगे की ओर ठेल देता है। फिर संपीड़न के बाद किसकी बारी आती है, विरलन की। तो विरलन की जब बारी आती है तो यह जो ईयर ड्रम है हमारा कर्णपटह है, फिर वो इस ओर आता है। तो क्या होता है, कर्णपटह या ईयर ड्रम में एक कंपन शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कंपन शुरू हो जाता है। तो दोनों बात हम कह सकते हैं कि जब माध्यम के कणों में कंपन हो रहा है और उस कंपन, वह जो कंपन है वह कर्णपटह से टकरा रही है, तो कर्णपटह में कंपन शुरू हो जाती है। या हम यह कह सकते हैं कि संपीड़न के कारण यह कर्णपटह जो है आगे की ओर बढ़ती है और फिर विरलन के कारण यह कर्णपटह पीछे की ओर आती है, और इस तरह से कर्णपटह पर क्या होता है, कंपन होता है। तो ये हो गया, जब हम कर्णपल्लव और श्रवण नलिका की बात करते हैं तो यह बाह्य कर्ण के भाग आ गया। अब मैंने यहाँ पर बात किया कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली के बारे में, तो यह कर्णपटह जो है वह मध्य कर्ण का भाग हो गया। कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली यह मध्य कर्ण का भाग हो गया। तो मध्य कर्ण तक, या कह सकते हैं कि कर्णपटह तक हमारी ध्वनि जो है पहुंच गई और कर्णपटह में कंपन शुरू हो गई। अब कर्णपटह में जब कंपन शुरू हो गई तो मध्य कर्ण में ही 3 हड्डी पाए जाते हैं। मध्य कर्ण में 3 हड्डी पाए जाते हैं, उन्हें हम मुग्धरक, उसके बाद निहाई और उसे हम वलयक कहते हैं। तो मध्य कर्ण में यह 3 हड्डी होती है, 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और इसके अलावा कर्णपटह होती है। तो ये मध्य कर्ण के भाग हो गए और ध्वनि जो है वह कंपन करते हुए या कंपन के माध्यम से वह कर्णपटह तक पहुंच गई। अब कर्णपटह पर आने के बाद क्या होता है कि यह कंपन जो है वह कहां चली जाती है, वह आंतरिक कर्ण में आ जाती है।
कहाँ आ जाती है कंपन? कंपन आ जाती है आंतरिक कर्ण में। मतलब जब मुग्धरक, ये हो गया मुग्धरक, ये है निहाई, और ये जो हम लोग वलयाकार रचना देख रहे हैं ये हो गया वलयक। तो ये 3 हड्डी मध्य कर्ण में है। उसके बाद का जो भाग है, इस हड्डी के बाद का जो भाग है वह आ गया आंतरिक कर्ण में। आंतरिक कर्ण में क्या क्या होता है? एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। द्रव हो गया, कर्णावर्त होता है, कर्णावर्त हो गया, और तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका। ऐसे इससे भी अधिक और बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन यहां मुख्यतः हम द्रव, कर्णावर्त और तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे। तो ध्वनि के संचरण के क्रम में जो माध्यम के कणों में कंपन हुआ, यह कंपन अभी तक हमने जाना कि यह कर्णपटल तक यह कंपन आ गई, और कर्णपटल तक यह कंपन आने के बाद कर्णपटल के बगल में मुग्धरक, निहाई और वलयक 3 छोटे छोटे हड्डी हैं। ये छोटे छोटे हड्डियों में भी कंपन शुरू हो जाती है, या कह सकते हैं कि ये हड्डियां इस कंपन को और बढ़ा देती है, और यह कंपन कहाँ आ जाती है? आंतरिक कर्ण में आ जाती है। जब ये कंपन आंतरिक कर्ण में आती है तो आंतरिक कर्ण में जो द्रव पाया जाता है, इस द्रव में कंपन शुरू हो जाता है। कंपन कहाँ शुरू हो जाता है? इस द्रव में कंपन शुरू हो जाता है। अब जब यह कंपन इस द्रव में शुरू हो गया, ये द्रव में कंपन शुरू हो गया, तो ये कर्णावर्त क्या करता है? इस कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देता है। कर्णावर्त का काम है यह विद्युत संकेत में कंपन को बदल देता है। विद्युत संकेत में किसको बदलता है? विद्युत संकेत में कंपन को। ये कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देता है। और जब ये कंपन जो है ये विद्युत संकेतों में बदल जाते हैं, तब ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में भेज देता है। कहां भेज देता है? मस्तिष्क में। किसे भेज देता है? कंपन को। जो कंपन विद्युत संकेतों के रूप में बदल चुके हैं, इन विद्युत संकेतों को, कर्णावर्त जो है वह कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है, और इन विद्युत संकेतों को यह तंत्रिका कोशिका क्या करती है? मस्तिष्क में भेज देती है। कहां भेज देती है? मस्तिष्क में। अब हमारा कंपन जो है वह विद्युत संकेतों के माध्यम से तंत्रिका कोशिका से होते हुए वह मस्तिष्क में पहुंच गई। अब मस्तिष्क क्या करता है? इन विद्युत संकेतों को वह ध्वनि के रूप में पहचानता है, और तब हम लोग ध्वनि को समझ पाते हैं और ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने मानव कर्ण के बारे में, यानी मनुष्य के जो सुनने वाले अंग हैं कर्ण या कान, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना, उसकी संरचना और उसके प्रत्येक भाग के कार्य को हम जाने। अब फिर अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।